नीट 2025 इज इन 3 months एंड स्टूडेंट्स आर स्टिल स्ट्रगलिंग फॉर फिजिक्स। उनके मार्क्स 100 से ज़्यादा बढ़ ही नहीं रहे एंड वो कंटिन्यूसली यही सोच रहे हैं कि वो 100-120 मार्क्स को हम लोग कैसे बढ़ा करके 160 प्लस कर सकते हैं। Even if after studying everything you are not scoring good marks in physics, in this video I'm going to give you a very good strategy जिसकी वजह से तुम अपने मार्क्स फिजिक्स में अभी भी इन 3 महीने में बढ़ा सकते हो। अगर फिजिक्स तुम्हारा लिमिटिंग सब्जेक्ट हो रहा है नीट की प्रिपरेशन में, तो वो तुम्हारी मार्क्स को इम्प्रूव नहीं होने दे रहा है और तुम पीछे रह जा रहे हो इस कॉम्पिटिशन से। इन केस यू आर न्यू टू माई चैनल, दिस इज मी मेडिको साना नमान, a second year MBBS student in Jawaharlal Nehru Medical College, भागलपुर, बिहार। अगर तुमने हर चीज़ पढ़ी हुई है, सब कुछ अच्छे से पढ़े हो, क्लास में भी अच्छे से पढ़ते हो, स्टिल तुम्हारे टेस्ट में मार्क्स नहीं बढ़ रहे हैं, तुम टेस्ट में क्वेश्चंस गलत करके चले आ रहे हो, ऑप्शंस कुछ होते हैं, तुम कुछ और ऑप्शंस लगा करके आ जाते हो, तुम कुछ और आंसर निकाल के ले आते हो। कई बार ऐसा होता है कि तुम्हें समझ ही नहीं आता कि ये क्वेश्चन सॉल्व कैसे होगा। इट्स ऑल बिकॉज यू डिडंट सॉल्व इनफ अमाउंट ऑफ क्वेश्चंस फॉर फिजिक्स। तुम्हें लगता है कि तुमने सिर्फ अगर लेक्चर कर लिया तो तुम्हारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो गए, एंड देन जब तुम्हारी कॉन्सेप्ट क्लियर हो गए तो तुम सिर्फ कुछ क्वेश्चंस लगा करके तुम टेस्ट देने बैठ जाओगे। तो फिजिक्स के लिए ऐसा नहीं होता है। फिजिक्स के लिए तुम्हें सबसे पहले तो देखना होगा कि तुम्हारे पेपर्स में कौन से चैप्टर से कितने क्वेश्चंस आते हैं। पता चला कि तुम जो मेजर चैप्टर्स हैं उन सबको छोड़ करके जो माइनर चैप्टर्स हैं उस पर ज़्यादा ध्यान दे रहे हो, जिसकी वजह से तुम सिर्फ वो माइनर चैप्टर्स के क्वेश्चंस ही कर पा रहे हो और उन मेजर चैप्टर्स को छोड़ दे रहे हो और तुम्हारे मार्क्स नहीं इंप्रूव हो रहे हैं। तो सबसे पहले तो तुम्हें उन मेजर चैप्टर्स को कर लेना है जो तुम्हें 120 मार्क्स श्योरली दे देंगे। तो सबसे पहले तुम्हें उन सारे चैप्टर्स पे फोकस करना है, उन सारे चैप्टर्स को ग्रास्प करना है। उसके बाद तुम्हें उन चैप्टर्स पे जाना है जिसका बहुत ज़्यादा वेटेज नहीं है। देखो आज के टाइम में ऐसा नहीं है कि किसी चैप्टर को हम कह दें कि इसका बहुत ज़्यादा वेटेज है, इसका बहुत ज़्यादा वेटेज नहीं है, सबका वेटेज है। लेकिन कुछ कुछ ऐसे चैप्टर्स हैं जिनसे हर साल बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस आ जाते हैं एंड कुछ कुछ ऐसे चैप्टर्स हैं जिससे सिर्फ 1 से 2 क्वेश्चन आता है। तो जिन चैप्टर से 1 से 2 क्वेश्चन आ रहा है, हमें कोशिश करना है कि हम उसे बाद में करें, और जिससे 3 क्वेश्चन 4 क्वेश्चन हर साल रेगुलर है, कन्फर्म है कि इससे आएगा ही, तो हमें सबसे पहले उससे अपना पक्का कर लेना है कि कम से कम मेरे उतने अगर 4 क्वेश्चन आ रहे हैं एक चैप्टर से, तो हम अपना वो 16 नंबर तो सिक्योर कर लें। मैंने हर साल के 3 साल के लगातार पेपर का पूरा एनालिसिस किया है एंड उससे मैंने एक डाटा निकाला है कि तुम्हें सबसे पहले कौन कौन से चैप्टर्स कर लेने चाहिए अभी। अगर तुम अपना सारा सिलेबस कवर कर चुके हो, तुम रिवीजन कर रहे हो या फिर तुम्हारा सिलेबस अभी बाकी है, तो तुम्हें सबसे पहले इन सभी चैप्टर्स को कर लेना चाहिए। फिर तुम्हें इन सभी चैप्टर्स को कैसे करना है वो भी मैं तुम्हें बताने वाली हूँ। तो देखो 4 ऐसे चैप्टर्स हैं जिनका बहुत ज़्यादा वेटेज है एंड उससे हर साल 4 क्वेश्चन 5 क्वेश्चन तो आ ही रहा है। सबसे पहला हो गया तुम्हारा करंट इलेक्ट्रिसिटी। करंट इलेक्ट्रिसिटी बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। मैंने अपने लास्ट के ड्रॉप ईयर में अपने पीवाईक्यू के ट्रेंड की ही बहुत अच्छे से एनालिसिस की थी एंड तब मुझे उससे पता चला था कि कौन से चैप्टर से किस तरह का क्वेश्चन पूछता है। आता तो मुझे सब कुछ था, सॉल्व तो मैं भी तुम लोग की तरह सब कुछ कर लेती थी, लेकिन प्रॉब्लम ये थी कि मैंने पीवाईक्यू के ट्रेंड की एनालिसिस नहीं की थी। मैं सिर्फ पीवाईक्यू को सॉल्व कर रही होती थी, ये नहीं देख रही होती थी कि इस चैप्टर से एक्चुअली में सिर्फ यही टाइप के क्वेश्चन पूछते हैं, उसके अलावा और कुछ नहीं पूछता है। तो मैंने अपने पीवाईक्यू के ट्रेंड पे अच्छे से फोकस किया और फिर मुझे पता चला कि किस चैप्टर से क्या पूछता है एग्जैक्टली। करंट इलेक्ट्रिसिटी से हर साल 3, 4, 5 क्वेश्चन रहते हैं। और पहले तुम्हारा सेक्शन बी वाला पार्ट भी था, अब तुम्हारा सेक्शन बी वाला पार्ट रिमूव हो चुका है। तो अगर तुम्हें लग रहा है कि करंट इलेक्ट्रिसिटी वाले चैप्टर को छोड़ देते हैं क्योंकि कुछ क्वेश्चन सेक्शन बी में भी अगर आ जाएगा, तो ऐसा कुछ नहीं है। अब तुम्हें सारे के सारे क्वेश्चन को सॉल्व करना होगा, तुम्हारे पास कोई भी ऑप्शन नहीं है। तो सबसे पहले जो चैप्टर्स में 4 चैप्टर्स बता रही हूँ, सबसे पहले उन्हें तो तुम्हें करना ही है हर हाल में। करंट इलेक्ट्रिसिटी जिससे ऑन एन एवरेज 4 क्वेश्चन तुम मान के चलो कि आएगा ही आएगा, इस साल भी आएगा। नाउ मैग्नेटिज्म एंड मैटर एंड मैग्नेटिक इफेक्ट्स वाला चैप्टर, इन दोनों चैप्टर से हर साल कभी 5 क्वेश्चन कभी 3 क्वेश्चन रहते ही हैं। ऑन एन एवरेज तुम मान के चलो कि इससे 3 क्वेश्चन आएगा ही इन दोनों चैप्टर को मिला के। नाउ मॉडर्न फिजिक्स, मैंने जो ट्रेंड देखा है उसमें 2024 में भी, 2023 में भी, 2022 में भी हर साल लगातार 5 क्वेश्चन सिर्फ इसी यूनिट से रहे हैं, मॉडर्न फिजिक्स से। तो मॉडर्न फिजिक्स तो तुम्हें छोड़ना है ही नहीं, ये तो सबको ही पता है। और मॉडर्न फिजिक्स थोड़ा इजी होता है, तुम इसे केमिस्ट्री में भी पढ़े होते हो, तो ये सॉल्व करना भी इजी होता है, टाइम भी कम लगता है। इस चैप्टर का भी बहुत ज़्यादा वेटेज है और इसका बहुत बेनिफिट है तुम्हारे पास कि तुम इसे बहुत कम टाइम में सॉल्व कर सकते हो, बहुत ईजी क्वेश्चन इससे आते हैं। नाउ योर नेक्स्ट चैप्टर इज सेमीकंडक्टर। सेमीकंडक्टर से हर साल 4-3 क्वेश्चन आ ही जाता है, तो ये तो श्योर है कि तुम्हारे पास कम से कम 3 क्वेश्चन तो इस चैप्टर से आएगा। जैसे कि तुम्हारे वो गेट्स वाले क्वेश्चन आ जाते हैं, तुम्हारा वो ग्राफ वाला क्वेश्चन आ जाता है, ट्रुथ टेबल से क्वेश्चन आ जाएगा तुम्हारे पास, जेनर डायोड का आ सकता है,
सोलर सेल सिखा सकता है, ये सारी चीज़ों से क्वेश्चन पूछ सकता है। अगर तुम सिर्फ ये 6 चैप्टर भी कर लेते हो तो ये तुम्हें 56-60 नंबर तो दे ही देंगे, सिर्फ अगर तुम इतने 6 चैप्टर्स करते हो तो, अपने टोटल 28 चैप्टर्स में से। नाउ अब अगर किसी का 11th का पार्ट अच्छा होता है, किसी का 12th का पार्ट अच्छा होता है, तो जिसका 11th का पार्ट अच्छा है वो यहाँ से शुरू करो। सबसे पहले तुम यूनिट एंड मेजरमेंट कर लो। डायमेंशन के बाद मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन, मोशन इन अ प्लेन, लॉज ऑफ मोशन, सर्कुलर मोशन, वर्क एनर्जी, पावर, रोटेशन और ग्रेविटेशन। इन सारे चैप्टर से ऑन एन एवरेज हर साल 10 से 12 क्वेश्चन आ ही जाता है। ये कंफर्म है कि इस साल भी इससे 10 से 12 क्वेश्चन आएगा ही आएगा। तो अगर तुम ये सारे चैप्टर्स कर लेते हो, उन सब चैप्टर्स करने के बाद तो तुम्हारे 40 नंबर तो यहीं पे मिल गए। टोटल तुमने 100 स्कोर कर लिया सिर्फ ये कुछ चैप्टर्स करके। अगर वही तुम्हारा 12th का पार्ट अच्छा है तो तुम इन चैप्टर्स की बजाय पहले उन सभी चैप्टर्स को कर सकते हो। जैसे तुम्हारा इलेक्ट्रोस्टैट्स हो गया, पोटेंशियल, कैपेसिटेंस, EMI, अल्टरनेटिंग करंट एंड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। इन सभी चैप्टर्स को अगर तुम करते हो तो 56 मार्क्स के अराउंड ये सारे चैप्टर्स ही तुम्हें दे देंगे। अप्रॉक्स 120 तुम ये सिर्फ कुछ चैप्टर्स करके ही कर ले रहे हो। फिर तुमने वो 11th वाले पार्ट भी करने हैं, जैसे मैंने तुम्हें बताया, यूनिट एंड डायमेंशन, काइनेमेटिक्स, रोटेशन, वर्क एनर्जी, पावर, ग्रेविटेशन। ये सारे चैप्टर्स करने पे तुम्हें 40 नंबर मिल जाएंगे, तो तुम्हें 160 नंबर तो यहीं पे मिल गया। उसके बाद तुम्हें बचे हुए चैप्टर्स करने, जैसे कि सॉलिड हो गया, फ्लूइड हो गया, थर्मोडायनेमिक्स, काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस, वेव्स, ये सारे चैप्टर्स करने। इन सब से 1 से 2 क्वेश्चन ही आता है हर साल। हाँ, रे ऑप्टिक्स और वेव ऑप्टिक्स तुम्हें अच्छे से करना है, क्योंकि वेव ऑप्टिक्स से ज़्यादा रे ऑप्टिक्स का वेटेज है। रे ऑप्टिक्स से भी हर साल 2 से 3 क्वेश्चन आ जाता है और ये बहुत मैटर करता है तुम्हारे लिए। नाउ अब तुम्हें सबसे पहले उन सब चैप्टर्स को करना है जिनके वेटेज बहुत ज़्यादा हैं, तो उन चैप्टर्स को बहुत अच्छे से करना है। उन चैप्टर्स में जहाँ पे जो भी तुम्हारा वीक पॉइंट्स है उन सबको अच्छे से क्लियर करना है, बार बार उसका रिविजन करना है। और ये जितने भी हाई वेटेज चैप्टर्स हैं इन्हें डिटेल में पढ़ना है। क्यों? क्योंकि सेक्शन बी अब रिमूव हो चुका है और तुम्हारे पास और कोई ऑप्शन नहीं है। पहले जितने भी टफ क्वेश्चंस आते थे, जो भी हार्ड क्वेश्चन आते थे, तो वो कुछ सेक्शन बी में चल जाते थे, जिसमें तुम्हारे पास ऑप्शन रहता था कि तुम इसको छोड़ भी सकते हो। लेकिन अभी तुम्हारे पास ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, सब कुछ पहले जैसा हो गया है, तो तुम्हारे पास छोड़ने वाला ऑप्शन तो अब है ही नहीं। तुम्हें सारे के सारे चैप्टर्स अच्छे से करके जाने हैं। एंड जो हाई वेटेज चैप्टर है उसको तो डेफिनेटली सबसे ऊपर करना है, सबसे पहले करना है और सबसे अच्छे से करना है, अच्छा खासा टाइम देके करना है। हाई वेटेज चैप्टर्स को डिटेल लेक्चर से करना है। उसके बाद उसके लिए बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व करने हैं एंड तुम्हें PYQ सॉल्व करना है। एंड फॉर योर लो वेटेज चैप्टर्स तुम्हें उसके लिए 1 शॉट लेक्चर्स देख लेने हैं एंड तुम्हें सिर्फ और सिर्फ उसका PYQ करना है। दैट इज एनफ फॉर ऑल दोस। इन सभी चैप्टर्स को तुम 1 शॉट से देख सकते हो, जल्दी जल्दी कवर कर सकते हो, क्योंकि जो हाई वेटेज चैप्टर हैं अगर तुम उन्हें ऊपर ऊपर पढ़ के जाओगे तो उससे कुछ टफ क्वेश्चन भी आने के चांसेस होते हैं। एंड अगर तुम ऊपर ऊपर ही पढ़ के जाओगे तो तुम वो टफ क्वेश्चन नहीं कर पाओगे। तो आई नो टाइम कम है, बट अगर तुम करोगे तो हो जाएगा। एंड वन मोर थिंग, जिसने भी अपने नोट्स बनाए हुए हैं तुम्हें अपने नोट्स को भी बार बार रिवाइज करना है। नोट्स बहुत इंपॉर्टेंट होता है। नोट्स सिर्फ बना करके रख लेने के लिए नहीं होता है, नोट्स तुम्हें बार बार रिवाइज करने के लिए होता है। अब तुम उसे जितनी बार रिवाइज करोगे तुम्हें उतना याद रहेगा वो चीज़ और एग्जाम में तुम उतना अच्छा कर पाओगे। नाउ द थर्ड पॉइंट कि मैं हमेशा बोलती हूँ, हर चैप्टर के फॉर्मूला नोट्स बना करके रखो। नहीं मिलता है तो तुम्हें ऑनलाइन भी मिल जाएंगे, खुद से बनाओगे तो वो तुम्हारे लिए ज़्यादा बेटर होगा। हर चैप्टर के फॉर्मूला शीट बना करके रखो और उसे हर दिन रिवाइज करो। जिस दिन जो चैप्टर पढ़ रहे हो उसका भी रिवाइज करो और उसके पीछे वाले 2 चैप्टर का भी रिवाइज कर लिया करो। इस तरह से तुम हर दिन रिवाइज करते चलोगे तो इजी भी होगा। ऐसा भी नहीं होगा कि तुम्हारे पास पाइलअप हो जाएगा कि तुम एक हफ्ते पे पूरा का पूरे चैप्टर्स का बैठ के रिविजन कर रहे हो, तो वैसे नहीं करना। यू नो व्हाट, अगर तुम वैसे रिवाइज करते हो तो तुम्हें बहुत ज़्यादा खिचड़ी बन जाएगी और सब कुछ मेस्टअप हो जाएगा। तुम्हें समझ ही नहीं आएगा कि तुम वेव ऑप्टिक्स कर रहे हो, तुम ऑसिलेशन कर रहे हो, तो किस चैप्टर का कौन सा फॉर्मूला याद कर रहे हो, तो वो सारी चीज़ें मिक्सअप हो जाएंगी। इसलिए वो कोई जो चैप्टर जिस दिन पढ़ रहे हो उसका फॉर्मूला शीट रिवाइज करो और उससे पहले के 2 चैप्टर्स का रिवाइज करो। हर दिन तुम्हें इसी तरह से ही रिवाइज करना है। नाउ द नेक्स्ट पॉइंट इज, बच्चे ये बोलते हैं कि फिजिक्स के लिए कितना टाइम दे, फिजिक्स हमसे बनता नहीं है। अगर तुम्हारा बायोलॉजी और केमिस्ट्री अच्छा है तो तुम अपना बाकी का टाइम फिजिक्स में दो, क्योंकि जैसा कि मैंने बताया सेक्शन बी रिमूव हो चुका है, तो हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं है कि तुम कोई भी क्वेश्चन छोड़ सको। तुम्हें सारे के सारे क्वेश्चन ही अटेम्प्ट कर कराने हैं। लेकिन अब ऐसा नहीं कि तुम्हें अगर कोई क्वेश्चन नहीं आ रहा है, बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो, तो उसमें नेगेटिव करके आ जाओ कि मुझे अटेम्प्ट ही करना है। तो वहाँ पर हो सकता है कि अगर तुम अटेम्प्ट ना करो तो वो जो तुम्हारा नेगेटिव होकर मार्क्स कट रहा है वो बच जाएगा एटलीस्ट। अगर तुम्हें नहीं आता वो क्वेश्चन तो उसे छोड़ दिया करो।
बहुत सारे बच्चे यही ज़िद पकड़ के बैठ जाते हैं कि मुझसे कैसे नहीं बनेगा, और वो उसको बनाने के चक्कर में अपने बहुत टाइम भी वेस्ट कर देते हैं, फिर उनसे बनता भी नहीं है। फिर तुम नेगेटिव भी करके चले आते हो, तो तुम्हारा दोनों ही लॉस हो जाता है। टाइम वेस्ट होने की वजह से तुम्हारे बचे हुए क्वेश्चन जो तुमको आ रहे होते हैं, उसमें तुम पैनिक कर जाते हो कि टाइम नहीं है, और जिस क्वेश्चन में तुम्हें उतना टाइम नहीं देना चाहिए था, तुम उसमें बहुत टाइम दे करके फिर भी निगेटिव करके चले आते हो। फिजिक्स एक ऐसा सब्जेक्ट नहीं है कि जैसे तुम कॉपी खोलो और बस बैठ के देखो कि अच्छा ये क्वेश्चन में ये पूछता है, इसका आंसर ऐसे होगा, ऐसे होगा, ऐसे होगा, स्टेप बाय स्टेप बस देख रहे हैं, बस पढ़ते जा रहे हैं। फिजिक्स ऐसे नहीं करना होता। फिजिक्स तुम्हें सिर्फ पढ़ना नहीं होता है, रटने वाली सब्जेक्ट नहीं है, वो तुम्हें सॉल्व ही करना पड़ेगा और अपना दिमाग लगा करके ही सॉल्व करना पड़ेगा। तो बस तुम्हें क्वेश्चन देखना है, क्वेश्चन में बस मार्क करना कि क्या क्या तुम्हारे पास डाटा दिया हुआ है, कौन कौन सी इन्फॉर्मेशन दिया हुआ है, हाइट दिया हुआ है, टाइम दिया हुआ है, स्पीड पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है, बस बस देखना है पूछ क्या रहा है, कौन कौन सा इन्फॉर्मेशन दिया हुआ है, एंड तुम्हें उसके अकॉर्डिंग फिर फॉर्मूला लगाना है अपने आंसर को बंद करके। अपना दिमाग लगाओ और प्रैक्टिस करो बहुत ज़्यादा। और हर साल रिपीटेटिव टाइप के ही क्वेश्चन आते हैं, कुछ नया क्वेश्चन नहीं आता है, तो अपने पीवाईक्यू की अच्छे से एनालिसिस करो। देखो सेमीकंडक्टर्स में हर साल इस तरह के क्वेश्चन आते हैं, करंट इलेक्ट्रिसिटी में हर साल कुछ इस तरह के क्वेश्चन आते हैं, और सबका ट्रेंड सेम होता है। यूनिट एंड डायमेंशन में क्या क्वेश्चन आएगा, तुम बस पीवाईक्यू की एनालिसिस करो और तुम्हारी सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। और बहुत टफ नहीं है, तुम अगर मेहनत करोगे, पढ़ रहे हो अच्छे से, तो हो जाएगा। तुम्हारे ही जैसे बच्चे कर रहे होते हैं। मेरे टाइम में 20 लाख कंपटीशन था, तुम्हारे टाइम में 25 लाख कंपटीशन है। तो कंपटीशन कितना है ये मैटर नहीं करता है, बस इतना सोचो कि तुम भी किसी के कॉम्पिटिटर हो। जो बच्चा टॉप करने वाला है उसके लिए भी 25 लाख बच्चे बैठ रहे हैं, तुम्हारे लिए भी 25 लाख बच्चे बैठ रहे हैं। तो 25 लाख ऐसे दिमाग में नहीं बैठा लेना कि इतने बच्चे बैठ रहे हैं, मैं कहाँ पे लाई करूँगा इस रेस में। तुम्हें सोचना है कि इतने सारे बच्चों के तो तुम कॉम्पिटिटर हो, तो तुम्हें अच्छा करना डेफिनेटली इसके लिए। अभी ये 3 महीने बाकी है। अभी इस 3 महीने में ये जो लास्ट मंथ के जो रिवीजन होते हैं, ये सबसे इम्पोर्टेंट होता है। लास्ट मंथ वाली जो पढ़ाई होती है सबसे इम्पोर्टेंट होती है। अगर तुम साल भर भी अच्छे से नहीं पढ़े होते हो, लेकिन अगर तुम सिर्फ ये लास्ट मंथ में अच्छे से पढ़ाई कर लेते हो, अच्छा से अच्छा रिवीजन करते हो, अपना अच्छा से अच्छा टेस्ट सीरीज लगाते हो और बहुत सारे क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हो, तो डेफिनेटली तुमने बहुत सारे ऐसे एग्जाम्पल देखे होंगे जो बच्चे लास्ट के 3 मंथ में अच्छी सी प्रिपरेशन करके वो अपने नीट सिलेक्शन तक पहुंच जाते हैं। मैंने भी अपनी प्रिपरेशन के टाइम पे अपने लास्ट ड्रॉप में सिर्फ लास्ट के 4 मंथ ही पढ़ के ही नीट क्लियर किया था। डोंट वेस्ट टाइम। सुबह का अपना टाइम निकालो जिसमें तुम केमिस्ट्री पढ़ो, उसके बाद जो दोपहर का पूरा टाइम होगा उसमें फिजिक्स पढ़ो, और फिर शाम के टाइम में बायो पढ़ो। इस तरह से पढ़ोगे तो इजी लगेगा और अच्छा लगेगा। या फिर फिजिक्स को तुम सुबह में पढ़ लो, देख लो जैसे तुम मैनेज कर सकते हो वैसे करो। बट अभी स्ट्रेस अप होकर के कोई फ़ायदा है नहीं। तुम खुद सोचो, इतना कंपटीशन है तुम्हें पता है, लेकिन अगर तुम सिर्फ स्ट्रेस अप होकर के बैठ जाओगे और फिर तुम छोड़ दोगे तो कोई फ़ायदा नहीं है। वही अगर तुम मेहनत कर जाओगे तो तुम पता नहीं कितने बच्चों से आगे निकल जाओगे। कंपटीशन बहुत है, अगर तुम नहीं करोगे तो कोई और कर लेगा। तुम अगर हार मान जाओगे, पीछे रह जाओगे, तो कोई और आगे बढ़ जाएगा और बढ़ करके वो सीट ले जाएगा। तो तुम्हें बस रुकना नहीं है, चलना है, हर दिन चलना है, हर दिन चलना है। किसी दिन दौड़ना भी है, लेकिन किसी दिन रुकना नहीं है।